नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें कर्नेश कवि की रचना कौन-सी है? तो कर्नेश कवि की जो रचनाएँ हैं वो कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भाषाभूषण ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। कर्नेश ने जो है अलंकार निरूपण से संबंधित इन तीनों ग्रंथों की रचना संस्कृत के 15 लोक कुवलयानंद को आदर्श मानकर की है। तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने रीतिकाल को रुग्ण मनोभाव का काल माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को रुग्ण मनोभाव का काल माना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, शेख नबी इनमें से किस श्रेणी के कवि थे? तो शेख नबी जो है वो प्रेम मार्गी कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवियों में नारी का इनमें से कौन सा रूप प्रिय और ग्राह्य रहा है? तो रीति कवियों को नारी के माँ, बहन, पुत्री आदि रूप रहा नहीं हुए हैं। उन्हें तो केवल कांता रूप ही प्रिय रहा, और वह भी वासनापरक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कांता। अगला प्रश्न है, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह इंद्र ने रीतिकाल में रचित कितने प्रबंध काव्यों का वर्णन किया है? तो डॉक्टर इंद्रपाल सिंह इंद्र ने रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य शीर्षक अपने शोध प्रबंध में रीतिकाल में रचित 365 प्रबंध काव्यों का उल्लेख किया है। और ये संख्या इस तथ्य की परिचायक है कि इस युग में प्रबंध काव्य परंपरा अत्यंत विस्तृत और समृद्ध रही है। तो ऑप्शन नंबर डी 365 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के क्षेत्र में आचार्यों के सामान्यतः कितने वर्ग हैं? तो काव्य शास्त्र के क्षेत्र में आचार्यों के सामान्यतः 3 वर्ग हैं। और उद्भावक आचार्य, मौलिक सिद्धांतों के आविष्कर्ता आचार्य इसी वर्ग में आते हैं। और दूसरा है व्याख्याता आचार्य, आचार्यों द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय सिद्धांतों की विशद व्याख्या करने वाले आचार्य व्याख्याता कहलाते हैं। और तीसरे हैं कवि शिक्षक आचार्य, शिक्षार्थियों के लिए सरल भाषा में पाठ्यग्रंथ प्रस्तुत करने वाले इस कोटि के आचार्य कहलाते हैं। तो सामान्यतः 3 वर्ग हैं आचार्यों के। अगला प्रश्न है, छुट्टी ना शिशुता की झलक झलकियो यौवन अंग, दीप्ति देह दुहन मिली दीमिति पत ताफता रंग, यह सोहा इनमें से किसकी रचना है? तो बिहारी लाल के रूप वर्णन, व्यह संधि के चित्रण तथा मादक और गदराई युवावस्था की मधुर झलकें मन को बरबस मुग्ध कर देती हैं। तो ये उन्हीं की जो रचना से लिया गया दोहा है। तो बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कनक छरी सी कामिनी काहे को कोटि छीन, कटी को कंचन काट विधि कुंचन मध्य धरी दीन, दोहे की प्रथम पंक्ति के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसके रचयिता है ऑप्शन नंबर बी आलम। किंवदंती है आलम ने दोहे की एक पंक्ति लिखे कागज के टुकड़े को पगड़ी के पल्ले में बांध दिया था, और रंगाई के लिए पगड़ी देते समय गांठ खोलना भूल गए थे। और शेख रंगरेजिन ने उस कागज के टुकड़े पर लिखी एक पंक्ति को देखकर उस पर दूसरी पंक्ति लिखी थी, और कागज को रंगी पड़ी में उसी तरह बांध दिया। उस दूसरी पंक्ति को पढ़कर आलम रीझ उठे और उन्हें फिर दोनों एक दूसरे के स्थायी संगी बन गए थे। तो पहली जो ये प्रथम पंक्ति जो है वो आलम के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सप्तदशी की परंपरा
सप्तदशी की परंपरा में इनमें से कौन सी रचना जय वल्लभ की है? तो संस्कृत में सप्तदशी ग्रंथों की एक समृद्ध परंपरा मिलती है। जय वल्लभ की गाथा सप्तदशी इसी परंपरा की रचना है। तो गाथा सप्तदशी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी में सतसई परंपरा के प्रारंभ का श्रेय इनमें से किसे प्राप्त है? तो हिंदी में सतसई परंपरा के प्रारंभ का श्रेय बिहारी सतसई को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को कितने चरणों में विभक्त कर उसका नामकरण किया गया है? तो आधुनिक काल का एक अन्य उपविभाजित व्यक्ति विशेष के नाम पर करने की प्रथा भी प्रचलित थी और इसे जो है 4 भागों में जो है इसका नामकरण किया गया है और जो इसके 4 नाम है वो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग जो है इन 4 भागों में जो है इसे विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने पूर्व छायावाद युग की कितनी मंजिलें मानी है? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने जो है पूर्व छायावाद युग की 2 मंजिलें मानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पुनर्जागरण और सुधार जो है इसकी 2 मंजिलें हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृतियां श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित है? तो श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित जो कृतियां हैं वो है एकांतवासी, योगी और उजड़ ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जो है छोटे बड़े, तारा चपला, लखनऊ की कब्र आदि 65 साहित्यिक उपन्यासों की रचना की है। तो तारा चपला, लखनऊ की कब्र ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में कितने प्रकार के कवि मिलते हैं? तो भारतेंदु युग में जो है दो प्रकार के कवि मिलते हैं। मध्यकालीन रीति परंपरा का निर्वाह करने वाले कवि और मध्यकालीन विषयों के अतिरिक्त देश प्रेम, समाज सुधार आदि नवीन विषयों पर कविता करने वाले कवि। तो इसमें जो है 2 प्रकार के कवि मिलते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद नाम इनमें से किसके मस्तिष्क की उपज है? तो छायावाद नाम जो है वो मुकुटधर पांडे जी द्वारा दिया गया नाम है। अनुसंधान में जो सिद्ध होता है कि यह नाम का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1920 में शारदा में प्रकाशित मुकुटधर पांडे के लेख में हुआ था और पांडे जी ने छायावाद शब्द का प्रयोग काव्य की अस्पष्टता दिखाने के लिए व्यंग्यात्मक रूप से किया था। और संयोग की बात है कि आगे चलकर स्वयं इस धारा के कवियों ने इस नाम को अत्यंत आग्रहपूर्वक अपना लिया था। तो मुकुटधर पांडे इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है, इनमें से किसने कहा है? तो ये परिभाषा जो है वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकृति को मैंने अपने से अलग सजीव सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा है, इनमें से किसकी लेखनी से निसृत यह शब्द समूह है? तो सभी छायावादी कवियों ने प्रकृति पर चेतन नारी का आरोप किया है। तो पंत जी की उक्ति है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रिय अभी मधुराधर चुंबन गात गात गूंथे आलिंगान सुने अभी अभिलाषी अंतर उरोजों का मृदु कंपन। कवि नरेंद्र रचित प्रभात फेरी की उक्त पंक्तियों में कौन सा भाव झलकता है? तो इसमें जो है वो इंद्रिय भावना जो है वो झलकती है। विशुद्ध सौंदर्यवादी और प्रेमवादी होने के कारण इन पंक्तियों में इंद्रियता का आ जाना स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। नरेंद्र शर्मा की इन पंक्तियों में अश्लीलता भी झलकती है। तो ऑप्शन नंबर बी वैसे तो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के संपादकत्व में दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ?
तो सन 1951 में जो है वो दूसरा तार सप्ताह प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक भी अज्ञेय थे और इसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न है, हारो मत साहस मत छोड़ो, इससे भी अथाह शून्य में बौनों ने 3 पंगों में धरती नापी, 3 पगों में धरती नापी, इनमें से किसकी पंक्तियां हैं? तो लघुता की ओर दृष्टिपात प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है और प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि धर्मवीर भारती लघु मानव को साहस बंधाते हैं। तो ये धर्मवीर भारती जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कवि मात्र अपने स्वर माधुर्य तथा संगीत ज्ञान के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं? तो वो है गोपाल दास नीरज, बालकवि वैरागी, संतोष आनंद। ये सभी जो हैं वो अपने स्वर माधुर्य तथा संगीत ज्ञान के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता के जन्मदाता के रूप में विख्यात भारतेंदु हिंदी के विभिन्न साहित्यांगों पर कुल कितनी रचनाएं लिखी हैं? भारतेंदु ने जो है केवल 35 शरद ही लिखे और अपनी प्रतिभा के बल पर जीवन के इस अल्प काल में ही उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, इतिहास, आलोचना तथा निबंध आदि विभिन्न साहित्यांगों पर उच्च कोटि की 175 रचनाएं लिखी हैं और इस प्रकार भारतेंदु का साहित्य गुण और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से समृद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी 175 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की काव्य रचना इनमें से कौन है? तो भारतेंदु की काव्य रचना जो है भारतेंदु की कविता में जो है हिंदू पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है और ये हिंदू पुनरुत्थानवाद भारतेंदु की राजभक्ति के समान उनकी देशभक्ति का एक अंग था और इनकी काव्य रचनाओं में प्रमुख जो है प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सभी उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पद्य रचना को कलम की कारीगरी मानते थे? तो चौधरी प्रेमघन हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी तथा उर्दू के भी अच्छे जानकार थे और ये पद्य रचना को कलम की कारीगरी मानते थे और रचना के परिमार्जन की ओर विशेष सजग रहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह ये बड़ गौरव बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। यह मैथिली शरण गुप्त रचित किस कृति से ली गई पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां जो है वो यशोधरा की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और यशोधरा पति द्वारा अपने त्याग से दुखी नहीं, उसके दुख का कारण तो गौतम की उसके प्रति मिथ्या धारणा थी और इसी दुख की और गौतम ने उसे ठीक नहीं समझा। उसे दुख था कि गौतम ने उसे ठीक नहीं समझा, तो इसी पर उसने ये पंक्तियां कही थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना है? तो कामायनी जो है वो प्रसाद जी की अंतिम और सर्वोत्कृष्ट रचना है। ये एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें मानव के विकास की पूरी कथा है, संदेश ऊंचा है और भावना उदात्त है। तो कामायनी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए कामायनी। अगला प्रश्न है, देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर के पैर हैं। निराला के संदर्भ में ये किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति जो है वो तो गूढ़ भावों की गूढ़ और सरल अभिव्यक्ति की क्षमता निराला की प्रमुख विशेषता रही है और अपने व्यक्तित्व की विश्लेषण में यह उनका कथन है। तो उन्होंने ये बात अपने ही व्यक्तित्व के विषय में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी निराला ने जो है ये उक्ति अपने विषय में कही है, तो निराला ही इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक
और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।